लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट वाज चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम द बुक ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी बाय नदीम इरफान बुखारी। चैप्टर का नाम था बल्क मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टीराइल। ठीक है, हम लोगों ने इसके अंदर जो अपना सेक्शन कंप्लीट कर लिया है दैट इज़ बल्क मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा जो हम लोगों ने सेक्शन स्टार्ट किया है दैट इज़ स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग में ले चुके हैं। हम लोगों ने लैमिनार एयर फ्लो हुड पढ़ ली है, दैट वाज बेसिक। अब उसके अंदर जी आगे सारी जर्नल बातें लिखें, लेकिन समझने वाली बातें हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखो आपकी सब हेडिंग क्या है इसके अंदर आज के टॉपिक की। गुड। एरिया ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ आईवी सोल्यूशन। अच्छा, इधर ऑथर जो है वो कह रहे हैं जी आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए अगर आप आईवी सोल्यूशन बना रहे हैं, ऐसे ही है ना। ठीक है, अब देखो बच्चों किसको नॉलेज होना चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं। आईवी प्रेपरेशंस बना कौन रहा है? फार्मासिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, सो फार्मासिस्ट के बारे में आपको ऑथर इधर बात करने जा रहा है कि आपके फार्मासिस्ट को बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए प्रेपरेशन का। अब किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आपके ऑथर ने इसमें टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट इज़ कि जी आपका जो फार्मासिस्ट है ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ पॉइंट नंबर एसिड बेस बैलेंस। ऐसे ही ना आपका बॉडी का प्रॉपर पीएच है। ठीक है, अब आपने जो अपनी प्रोडक्ट बनानी है, अपना चाहे कि टीपीएन बनाना है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका भी आपके पास ये स्पेसिफिक पीएच है जो कि आप लोगों ने मेंटेन करनी है। पीएच ऐसे बिल्कुल भी ना हो कि वो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके इंटरनल बॉडी सिस्टम को, फ्लूइड को, उसकी पीएच को अफेक्ट करे। अदरवाइज़ क्या होगा, या एसिडिटी होगी या एल्कलाइन साइड पे आपकी जो है वो पर्टिकुलर फ्लूइड जाएगा, तो वो भी आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। देन वी हैव द नाइट्रोजन बैलेंस फ्लूइड, कि आपका जो नाइट्रोजन है बॉडी के अंदर वो प्रॉपरली एक बैलेंस्ड स्टेट में हो, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे जाके। देन वी हैव इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। आप लोग जी फार्माकोलॉजी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस पढ़े हैं। इधर भी हमने कितना नॉर्मल सेलाइन का जिक्र किया, इसका नॉलेज आपके फार्मासिस्ट को होना चाहिए। देन वी हैव मेटाबॉलिक एंड मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो मेरे पास एक टीपीएन बैग है, उसके अंदर मेरे पास सोल्यूशन है ना, टीपीएन का सोल्यूशन है। अच्छा, अब उसके अंदर उसकी कंपोजिशन की वजह से जो इफेक्ट्स आएंगे, जो ऑथर उनको कहेगा दीज आर द मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस। अगर टीपीएन जिस सिस्टम के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो वो पंप है या कैथेटर है, यानी कि हम इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उससे हम कहेंगे दैट विल बी मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि किसी टेक्निकलिटी की वजह से आ रही है। देन वी हैव टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डिलीवरी सिस्टम। जी टीपीएन को डिलीवर करने के लिए आपके सिस्टम कौन से हैं? डिलीवरी सिस्टम में हम किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इसकी डिस्कशन करेंगे। देन वी हैव ड्रग न्यूट्रिशन, ड्रग लेबोरेटरी इंटरेक्शन। आपको याद हो लास्ट हम लोगों ने सेमेस्टर में ड्रग लेबोरेटरी इंटरेक्शन पढ़ी थी। ठीक है, इसके ऊपर अभी थोड़ा सा ड्रग न्यूट्रिशन इंटरेक्शन को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब जी बच्चों ये आपके पास 6 पॉइंट्स थे जिसके बारे में आपके ऑथर ने कहा है कि आपके फार्मासिस्ट को इन चीज़ों का, इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए, यानी कि साइंटिफिक बातें आ रही है। आपके फार्मासिस्ट को इन चीज़ों की अवेयरनेस होगी तो डेफिनेटली ही इज़ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन जो कि आईवी प्रेपरेशंस बना सकता है। क्लियर? देखो बच्चों, अब जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, पहला हम लोगों के पास पॉइंट आ गया नॉलेज ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ज़्यादा इसके अंदर डिटेल नहीं लिखनी। वही जी यू मस्ट नो कि आप जो पर्टिकुलर सोल्यूशन बना रहे हैं उसकी पीएच मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशंस, अदरवाइज वो आपके बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर के चांसेस हैं। ठीक है, अब यही बात दोबारा से रिवाइज करो एक फिजियोलॉजी की बात, कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपके बॉडी के अंदर एक बैलेंस मेंटेन है। ओके, अब ये बैलेंस को हम, इस बैलेंस को बेसिकली हम कहते हैं दैट इज़ एसिड बेस बैलेंस। ओके, एसिड बेस बैलेंस कर कौन रहे हैं? आपको पता है आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो एसिड बेस बैलेंस कर रहे हैं। अगर ये बैलेंस ख़राब होगा तो डेफिनेटली आपके ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे। अब आपकी बॉडी के अंदर कौन से सिस्टम्स हैं जो एसिड बेस बैलेंस कर रहे हैं? यू नो कि आपके लंग्स हैं, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड माइल्ड एसिड है, उसको एक्सहेल कर देता है। आपके पास, आपको पता है जी किडनीज़ है, कितना आयन बैलेंस करती हैं आपकी किडनीज़?
आप लोगों को ऑलरेडी पता है। वी हैव द अदर बफर सिस्टम, जो आपके पास फॉस्फेट बफर सिस्टम है। आपके प्रोटीन्स भी इस चीज़ में आपको हेल्प करते हैं, आपके आरबीसीज आपको हेल्प करते हैं, सारा वो बायोकेमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट जो आपको ऑलरेडी, पर इसमें हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव दी नाइट्रोजन बैलेंस। बच्चों जब हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, इट मीन्स हम लोग प्रोटीन को भी डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। अब नाइट्रोजन बैलेंस है क्या? नाइट्रोजन बैलेंस, अब देखो, अब नाइट्रोजन बैलेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? बैलेंस ही है ना, यानी कि इनटेक और रिलीज की हम इधर कोई बात करें। सो द नाइट्रोजन बैलेंस, दिस इज द मेजर ऑफ नाइट्रोजन रिलीज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म माइनस द नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड, यानी कि अब जितनी नाइट्रोजन आपकी बॉडी में बची है दैट इज द नाइट्रोजन, ठीक है। अब जी कितनी नाइट्रोजन आपके पास आपकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए? देखो दैट इज यूजुअली, अब ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, 0.5 ग्राम्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन, जो आप प्रोटीन लेती है, दैट इज एडिक्वेट टू मेंटेन एडिक्वेट नाइट्रोजन बैलेंस। यानी कि अगर आप 0.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं तो वो प्रोटीन आपको जो नाइट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करेगी, दैट इज द ऑप्टिमम नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है, दैट इज ऑप्टिमम नाइट्रोजन। क्लियर? ये एमसीक्यू था। अब जी नेक्स्ट में आ जाओ, नाइट्रोजन जी हमने लिखा है जी नाइट्रोजन क्यों एसेंशियल है? भी आपको पता है नाइट्रोजन आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, किसका? अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स आपको क्यों चाहिए जी? डेफिनेटली ये वो है जो आपके टिश्यूज़ बनाते हैं, आपके एंजाइम्स बनाते हैं, आपके हार्मोन्स की कंपोजिशन में इन्वॉल्व हैं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट में आ जाओ जी, हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं आईवी मिक्सचर्स की, ओके, आईवी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, आईवी मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है जी आपके जो टीपीएन है उसके अंदर भी अमीनो एसिड्स हैं, ऐसे ही है ना। अब जस्ट आपको समझाने के लिए आप देखो इधर मैंने आपको एक आर्टिकल दिखाया है, उसके अंदर जी ऑथर क्या मेंशन कर रहा है कि आपकी जो ग्लाइसिन है दैट इज़ अमीनो एसिड दैट इज़ प्रेजेंट विद इन दी टीपीएन, ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सोल्यूशन के अंदर टीपीएन में आपके पास ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन कंटेन्स दी नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब आप सोच समझ के उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट डालोगे ना टीपीएन के अंदर, ओके। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। आपको पता है जी फार्माकोलॉजी पढ़ी आप लोगों ने, लैब्स के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस प्रिपेयर की हैं। क्या क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की? सबसे पहले नॉर्मल सलाइन आ गई 0.9%, हमने कितनी दफ़ा नॉर्मल सलाइन डिस्कस किया है। रिंगर सोल्यूशन आ सकते हैं, लैक्टेटेड रिंगर आ सकते हैं, इसके अंदर डेक्सट्रोज आ सकता है जो आप 5% डेक्सट्रोज अपने लैब्स में प्रिपेयर करें। तो जी यही चीज़ आपके ऑथर ने की जी, आपके डिस्कस की। आपके जो मेजर, आपको डेफिनेटली कंपोजिशन पता है, आपको कंपोजिशन पता होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन आपने उतनी अमाउंट डालनी है, उतनी आप लोगों ने बच्चों की पीएच मेंटेन करनी है। मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके पास आ रहे हैं, गूगल करो, कहीं भी करो, 3 मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स का जो जिक्र करते हैं आपके ऑथर्स, दैट इज सोडियम, पोटाशियम एंड दी क्लोराइड, ओके जी। कब इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देते हैं नॉर्मली? कॉमन इंडिकेशन स्वेयर डायरिया, वॉमिटिंग की कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के ऊपर चले जाते हैं, ओके। देन ये आ गया मेटाबॉलिक एंड द मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस। देखो हम लोग इधर मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस में मैंने भी जिक्र किया ना, टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ओके। टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम प्रोसीजर और ऑपरेशन, ओके जी। इट मीन्स अगर मेरे पास, देखो मैंने टीपीएन कैसे डिलीवर करना है, मैंने पंप यूज़ करना है, मैंने कैथेटर यूज़ करना है। अगर मैं कैथेटर की इंसर्शन वेन के अंदर प्रॉपर्ली नहीं करती तो उससे डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन आएगी। कॉम्प्लिकेशन देखो इधर क्या मेंशन है, वेस्कुलर इंजरी हो जाएगी, ये आपके पास कॉम्प्लिकेशन आ गई ना एक। देन जो इसके बाद अगर मैं मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन की बात करूं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आईवी सोल्यूशन। अब इसमें जो एग्जांपल डिस्कस की गई है, आपके ऑथर ने इधर कहा है कि अगर हम किसी पेशेंट को ओवर फीडिंग कर दें ग्लूकोज की, इस ग्लूकोज की ओवर फीडिंग की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आती है दैट इज द लिवर, वर्ड क्या लिखा है? स्टियाटोसिस, स्पेलिंग देखो STEATOSIS, स्टियाटोसिस या लिवर स्टिनोसिस, यानी कि फैटी लिवर की मैं बात कर रही हूँ। देन दिस विल लीड यू टूवर्ड्स दी फैटी लिवर। अच्छा, और कॉम्प्लिकेशंस क्या आ गई? लिवर एनलार्जमेंट होगी, ओके।
आपके पास जो एलिवेटेड लेवल आ गया प्लाज्मा में किसका, अमाइनो ट्रांसफरेसेस का एलिवेटेड लेवल आ गया, दिस वाज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टीपीएन सोल्यूशन। किसकी ओवरफीडिंग की वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज। क्लियर? यानी कि ये डेफिनेशन पढ़ के हमें पता चल रहा है कि मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, कि मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस वो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो क्या करेंगी, जो आपके पेशेंट को रिस्क में डाल देंगी टू डेवलप एन अदर डिजीज़। ये हम लोगों ने टीपीएन की मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन पढ़ी। इस मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस, अब आपको जी मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन की डेफिनेशन आपके खुद जहन में आ रही है जी। ये एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जो देखो आपकी स्लाइड्स के अंदर मेंशन भी है, एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जो पेशेंट को रिस्क में डाल देती है। किस रिस्क में डाल देती है कि वो दूसरी डिजीज़ डेवलप कर ले। ठीक है, इसमें जी दूसरी डिजीज़ पेशेंट ने कौन सी डेवलप कर ली, दैट इज़ लिवर स्टेनोसिस। ठीक है, क्लियर?